हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो क्लिप में हमने संधारित्र के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। संधारित्र की धारिता क्या होती है, संधारित्र की धारिता तब क्या होती है जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। संधारित्र की धारिता तब क्या होती है जब दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। आदि आदि तथ्यों का हमने संधारित्र के विषय में अध्ययन किया। आज हम संधारित्र का संयोजन पढ़ेंगे। तो पहले तो हम पढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों होती है। अगर आवश्यकता होती है, संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में संधारित्र को हम लगाना चाहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिस धारिता का संधारित्र हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में लगाना चाहते हैं, उस धारिता का संधारित्र नहीं रहता है, उससे इतर धारिता का संधारित्र हमारे पास रहता है। तो इस तरह से दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ते हैं। जोड़ करके हमको जिस धारिता का संधारित्र चाहिए होता है, उस धारिता के संधारित्र को प्राप्त करते हैं। यानी दो या दो से अधिक संधारित्र को इसलिए जोड़ते हैं कि हमको जिस धारिता का संधारित्र चाहिए, उस धारिता का संधारित्र इन जुड़े हुए संधारित्रों के संयोजन से प्राप्त हो सके। तो ऐसी स्थिति में संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ते हैं। पहला जो जोड़ होता है वो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, तो ये दो प्रकार से संधारित्रों को जोड़ा जाता है। अब हम एक एक संयोजन को लेकर के देखेंगे कि कैसे दो या दो से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और कैसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जितने भी संधारित्र जुड़े होते हैं उनकी समतुल्य धारिता क्या होती है, मिला करके उनकी धारिता क्या होती है, उसको हम देखेंगे। तो आइए पहला संयोजन हम देखते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन इस चित्र में दिखाया गया है, देख रहे हैं। ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है और ये तीसरा संधारित्र है। पहले संधारित्र के पहले प्लेट को हम विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। ये हमारा विद्युत स्रोत है, ये यहाँ से विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, और इस स्रोत से जोड़ने के बाद इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। अब इस पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है। इसी तरह से आगे भी अगर कई संधारित्र होते हैं तो इसी तरह से जोड़ते जाते हैं, और अंतिम संधारित्र का जो दूसरा प्लेट होता है उसको अर्थ से जोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। कैसे करते हैं, पहले संधारित्र के पहले प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं, दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं, तीसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट आगे चौथे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। इस तरह से हम जोड़ते जाते हैं, और अंतिम संधारित्र का जो दूसरा प्लेट होता है उसको अर्थ से जोड़ देते हैं। इससे होता क्या है, जब हम इस विद्युत स्रोत से पहले संधारित्र के पहले प्लेट को जोड़ते हैं तो इस पर प्लस क्यू आवेश मान लीजिए आ जाता है। तो इस प्लेट पर प्रेरित आवेश इसके सामने वाले तल पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है, और दूर वाले तल पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है, और ये प्लस क्यू आवेश इस संयोजक तार से जुड़ करके इस प्लेट पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर केवल माइनस क्यू आवेश रह गया इस तरह से, और यहाँ प्लस क्यू आवेश है। तो प्रेरित आवेश है, तो जितना यहाँ प्लस क्यू आवेश है उतना यहाँ माइनस क्यू आवेश है। यहाँ का प्लस क्यू आवेश जो था यहाँ पर चला आया, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश हो गया, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस प्लेट पर माइनस क्यू आवेश इधर प्रेरित हुआ और प्लस क्यू आवेश इधर प्रेरित होगा, लेकिन ये प्लस क्यू फिर इस संयोजक तार के माध्यम से यहाँ पर चला जाता है, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित होता है, और इधर का प्लस क्यू आवेश अगर आगे संधारित्र है तो उसके पहले प्लेट पर चला जाएगा, अगर नहीं है तो ये प्लस क्यू आवेश अर्थ में चला जाता है, क्योंकि अर्थ इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है, तो ये प्लस क्यू आवेश इलेक्ट्रॉन के द्वारा उदासीन हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है श्रेणी क्रम संयोजन की। अब इसमें हम देखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो संधारित्र जुड़े हुए हैं उनकी समतुल्य धारिता
कुल मिलाकर के धारिता कितनी होती है, इसी को हमको देखना है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में पहले जोड़ते कैसे उसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र का पहला प्लेट विद्युत स्रोत से तथा दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, यही क्रम आगे अन्य संधारित्रों के साथ चलता है। अंतिम संधारित्र का दूसरा प्लेट अर्थ से जोड़ दिया जाता है। अब ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन की प्रक्रिया इस तरह से होती है। इसमें होता क्या है, विद्युत स्रोत से जुड़ने पर मान लिया पहले संधारित्र का पहला प्लेट Q आवेश से आवेशित होता है और दूसरे प्लेट के दोनों सतह क्रमशः -Q एवं +Q प्रेरित आवेश से आवेशित होते हैं। प्रेरित आवेश +Q दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट पर चला जाता है। इस प्रकार पहले संधारित्र के दोनों प्लेट +Q एवं -Q आवेश से आवेशित होते हैं। यही प्रक्रिया अन्य संधारित्र के साथ भी होती है और सभी संधारित्र बराबर एवं विपरीत आवेश Q से आवेशित होते हैं। ये इतना हमारा हो गया श्रेणी क्रम संयोजन के तहत। अब हम ये देख लिए कि सभी संधारित्र के प्लेटों पर +Q -Q +Q -Q +Q -Q आवेश है और मान लेते हैं प्रत्येक संधारित्र की धारिता C1, C2 और C3 है। यहाँ पर हम तीन ही संधारित्र को ले रहे हैं। तो मान लिया संधारित्र की धारिताएं क्रमशः C1, C2 एवं C3 तथा इनके प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2 एवं V3 है। ये इतना हमारा इन तीनों संधारित्र जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इनसे संबंधित सूचना हुई, इन्फॉर्मेशन हुआ। अब हम किसी भी संधारित्र के लिए जानते हैं कि अगर उस पर आवेश Q हो और उसकी धारिता C हो तथा प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो Q = क्या लिखते हैं, C × V लिखते हैं। और यहीं से अगर V हमको निकालना हो तो V = क्या कहते हैं, Q/C कह लेते हैं। तो अब पहले संधारित्र के लिए V का मान V1 है, Q का मान Q ही है और C का मान C1 है। तो पहले संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, V1 = Q/C1 ये हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पहले संधारित्र के लिए Q = C1 इसकी धारिता है और V1 पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेटों के बीच। तो यहाँ से V1 = क्या हो जाएगा, V1 = Q/C1 ये हो गया। अब इसी तरह से दूसरे संधारित्र के लिए देखेंगे तो क्या लिख देते हैं, यहाँ से दूसरे संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, Q इसके प्लेटों पर भी आवेश है और V2 इनके प्लेटों के बीच विभवांतर है तथा C2 इसकी धारिता है। तो Q = क्या हो जाएगा, C2 V2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, V2 = Q/C2 ये हो गया। अब तीसरे संधारित्र के लिए देखते हैं। तीसरे संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, इसके प्लेटों पर भी आवेश Q ही है तो लिखेंगे Q = इसकी धारिता है C3 और दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर है V3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V3 = Q/C3 ये हो गया हमारा। अब बताइएगा इन सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मान लेते हैं हमको चाहिए था C धारिता का संधारित्र, हमारे पास वो नहीं था और इन तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके हमको C
धारिता का संधारित्र चाहिए था। तो अब सी धारिता का संधारित्र चाहिए था और इनको जोड़ करके हमको उसी को प्राप्त करना है। तो इन तीनों का समतुल्य धारिता सी होनी चाहिए। और मान लेते हैं कि इस विद्युत स्रोत के बीच एक ही संधारित्र लगा हुआ है, उसका विभवांतर भी है। क्या लिखेंगे कि यदि तीनों संधारित्र के स्थान पर एक संधारित्र हो, तीन संधारित्र जोड़ करके हम एक संधारित्र की धारिता प्राप्त करना चाहते थे, तो अगर एक ही संधारित्र होता उसकी धारिता सी होती, जिसकी इन तीनों संधारित्र के स्थान पर एक संधारित्र जब लगाते हैं तो उसकी धारिता को इन तीनों के समतुल्य धारिता मानी जाती है, जिसकी समतुल्य धारिता सी है। अब इन तीनों संधारित्र के स्थान पर एक संधारित्र हम लगा रहे हैं। ये विद्युत स्रोत है हमारा, भी विभव आरोपित किया गया है तीनों संधारित्र पर। तो तीन संधारित्र पर ये भी विभव आरोपित किया गया है, तो ये भी विभव V1, V2 और V3 में बटा है। अब तीनों संधारित्र के स्थान पर एक संधारित्र लगा रहे हैं, तो उस संधारित्र के प्लेटों के बीच जो आरोपित विभवांतर होगा वो भी होगा, और जो आवेश जाएगा वो चाहे इस तीन प्लेट पर देखें चाहे एक प्लेट पर देखें, आवेश क्यू ही रहेगा और उसकी धारिता सी है। तो चूंकि एक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर भी तथा प्लेटों पर आवेश क्यू है, तो क्यू इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, सी इंटू भी हो जाएगा, और यहाँ से भी इक्वल टू लिखेंगे क्यू अपॉन सी। अब ये विभवांतर भी V1, V2 और V3 के रूप में बटा हुआ है, तो क्या लिखेंगे कि सिंस V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ये होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V की जगह लिख देंगे Q अपॉन सी। Q अपॉन सी इक्वल टू V1 के लिए हम देख चुके थे इसके पहले, V1 इक्वल टू क्या लिखे थे, Q अपॉन C1, और V2 इक्वल टू लिखे थे Q अपॉन C2। तो V1, V2 और V3 का मान यहाँ है, क्या हो जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ये हो गया। अब यहाँ से हम Q अपॉन C रखेंगे और ये Q कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये Q यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, तो Q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये तो तब होगा जब तीन ही संधारित्र इसमें जुड़े हों। अगर तीन से अधिक संधारित्र हो जाए, मान लेते हैं n संधारित्र हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 कर रहे हैं वो 1 अपॉन Cn तक जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि यदि जुड़े संधारित्रों की संख्या n हो और उनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 डॉट 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 Cn हो, तो क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 प्लस 1/Cn। ये एक फार्मूला, जनरल फार्मूला बना जब n संधारित्र क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तब इन दोनों फार्मूले से, इस फार्मूले से और इस फार्मूले से हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट के रूप में लिखेंगे कि आता है श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों की समतुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनके अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये एक रिजल्ट के रूप में आप इसको देखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों की समतुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनके अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अब यहीं से अगर हम देखें कि ये जो n संधारित्र हैं जिनकी धारिता अलग अलग C1, C2, C3, C4 डॉट 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 Cn है, अगर उनकी धारिता एक समान हो जाए, सबकी धारिता बराबर हो, C हो, तो क्या लिखेंगे कि यदि सभी संधारित्रों की धारिता बराबर हो, मान लिया, क्या मान लिया कि C1 बराबर C2 बराबर C3 डॉट 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 बराबर Cn
बराबर किसके, सी के। सबकी धारिता एक समान सी हो तो क्या लिखेंगे, अब 1/c नहीं लिखेंगे क्योंकि C1 C2 C3 की जगह हमको c लिखना है, तो लिखेंगे 1/c डैश इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c डॉट 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 प्लस 1/c कितनी बार, n बार, क्योंकि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, 1/c डैश इक्वल टू 1/c, अगर n बार हम जोड़ते हैं तो n इंटू 1/c हो जाएगा, n इंटू 1/c, और यहाँ से क्या हो जाएगा, c डैश उलट दीजिए, c डैश इक्वल टू c अपॉन n। ये एक महत्वपूर्ण फार्मूला आपके सामने आता है कि यदि n संधारित्र जिनकी धारिताएं एक समान हो, बराबर हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनकी समतुल्य धारिता c डैश इक्वल टू क्या हो जाएगी, किसी एक संधारित्र की धारिता c और बटे जितने संधारित्र जुड़े हुए हैं उनकी संख्या। ये हो गया हमारा। अब यहीं से एक सवाल बन के आता है कि यदि 20 संधारित्र हों और सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा प्रत्येक संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफैरड है, क्या यदि 20 संधारित्र हों यानी n इक्वल टू क्या लिख देंगे 20, और प्रत्येक संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफैरड है, यानी c की जगह क्या हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड। तो समतुल्य धारिता c डैश इक्वल टू क्या हो जाएगी, c डैश इक्वल टू c 5 माइक्रोफैरड और बटा संख्या कितनी है 20, और ये क्या हो जाएगा 1/4 माइक्रोफैरड। तो अब क्या देखें आप, एक संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफैरड थी और जब 20 संधारित्र इस तरह से जुड़े तो समतुल्य धारिता 1/4 माइक्रोफैरड हो गई। 5 माइक्रोफैरड एक ही की थी, लेकिन जब 20 जोड़ दिया गया तो 5 से घट करके 1/4 हो गई। यानी इससे निष्कर्ष निकलता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की समतुल्य धारिता क्या होती है, घटती है, कम होती है। तो क्या रिजल्ट निकल के आया, श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता कम होती है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर 5 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है और हमको चाहिए लगाना था 1/4 माइक्रोफैरड का, तो हम इस 5 माइक्रोफैरड के 20 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तब हमको जो माइक्रोफैरड चाहिए 1/4 माइक्रोफैरड चाहिए वो मिलेगा। तो इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुँचे कि श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता क्या होती है, घटती है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता क्या होती है, घटती है। दूसरा, अगर n संधारित्र जिनकी धारिताएं एक समान है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनकी समतुल्य धारिता c डैश से लिखे तो c डैश इक्वल टू एक संधारित्र की धारिता c और बटे संधारित्रों की संख्या n। तीसरा, n संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं उनकी धारिताएं अलग अलग हैं, c1 c2 c3 c4 है, तो उनके समतुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनके अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने श्रेणी क्रम संयोजन में देखा कि किस तरह से संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं और उनकी समतुल्य धारिता के लिए जो फार्मूला का डेरिवेशन था किस तरह से होता है। और आगे हमने देखा कि यदि n संधारित्र बराबर धारिता के हैं तो उनकी समतुल्य धारिता का फार्मूला क्या होता है। और हमने देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारिता होती है वो क्या होती है, घट जाती है, कम हो जाती है। यानी यदि कम धारिता का संधारित्र हमको यूज करना है तो अधिक धारिता के धारित्र को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमने श्रेणी क्रम संयोजन को देखा। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। हमारे साथ लगे रहिए। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।